जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं यूपी कांस्टेबल के पीवाईक्यू सेट करा रहा हूं, जिसमें हम 2024 के जो फरवरी में एग्जाम हुए थे, जिसका री एग्जाम दोबारा से अगस्त में हुआ था, उस फरवरी के एग्जाम का आज मैं आपके सामने 18 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट लेकर आया हूं और इसके आज हम सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया करके कंप्लीट वीडियो देखें। उम्मीद करूंगा आपको बहुत कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा और अगर बेहतरीन सीखने को मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये गया, कह रहा जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सवाल बहुत आसान है कि 7 की पावर 7 को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो हमें इस सवाल में बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम का मतलब होता है कि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हम जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर जो है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो इससे एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। तो हमने कहा इसके मल्टीपल से एक कम है, यानी कि 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक कम है। तो मैं कहूंगा कि अगर एक कम है तो रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 7। कितना रिमाइंडर बचेगा? -1 की पावर 7। और कभी भी -1 की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो हम कहते हैं रिजल्ट भी -1 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? -1। तो आप ये कहेंगे सर रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं कहूंगा बेटा रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या, हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी को ऐड करके बताएंगे कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 जो कि सिंप्लीफिकेशन का बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 15 + 21 गुणे √9 - 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 है। तो बोर्ड मास के नियम के आधार पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड देखेंगे कहाँ हो रहा है। तो हमने कहा डिवाइड तो कहीं नहीं हो रहा ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई कहीं नहीं हो रहा। एडिशन हो रहा है, तो आपने कहा एडिशन से पहले रूट देख लेते हैं। रूट कितना आएगा? 3। हमने कहा 3 - 2 + 5 है, तो आपने कहा 5 और 3 8, 8 माइनस दोगे कितना आ गया? 6। तो हमने कहा इसकी वैल्यू आ गई 6 और 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा? 3। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 या 63। तो हमने कहा पहले डिवाइड किया उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो 15 + 63 कितना आ गया? आपने कहा 78 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा सी ऑप्शन। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 नंबर सवाल जो कि मैंने देखा कि लगभग हर दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। ऐसे सवाल आपको 2024 के हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन पर आधारित सवाल थे जो पेपर में अच्छी मात्रा में पूछे गए थे। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम पॉइंट देखो कितने नंबर बाद है। तो आपने कहा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी कि 4 बार तो आंसर आएगा ही। तो आपने कहा 4 बार तो सब में ही है। 4 बार तो बेटा सब में ही है। हमने कहा इकाई अंक का यूज कर लेते हैं। इकाई अंक यानी कि हमने कहा देखो सबसे पहले ध्यान देंगे ये आएगा 31.004। तो हमने कहा 4 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 4 बना लेते हैं। पहले हम प्लस वाले लेते हैं सभी के सभी। तो प्लस वाला है 7034 और यहाँ प्लस वाला है तो 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 0.3000। ये प्लस वाले। माइनस वाले कौन सा है? तो आपने कहा पहला है 4.98। 4 नंबर तक लिखेंगे 2 जीरो। हमने कहा एक माइनस वाला है 7.6 जिसको 4 अंकों तक जीरो, और एक है हमारे पास 2 जिसके बाद में पॉइंट ही नहीं है, तो हम 4 नंबर तक पॉइंट लगा दें। मैं कहूंगा इकाई अंक के आधार पर तो ये 4 आएगा जोड़ने पर, और यहाँ पर 0 है तो घटाने पर क्या आएगा? आखिरी में 4 आएगा। तो मैंने कहा 4 दो ऑप्शन में, 4 दो ऑप्शन में, एक बी में और एक ए में। इसका मतलब ए, सी और डी आंसर मेरे गलत है। मेरे पास 2 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। एक आंसर हो सकता है ए, एक आंसर हो सकता है बी। दोनों में से क्या आंसर है आइए देखेंगे। तो मुझे दिखा कि पॉइंट के बाद दोनों में समान वैल्यू है। पॉइंट के बाद दोनों में कैसी वैल्यू है? आपने कहा बिल्कुल समान वैल्यू है। 4 2 7 4, 4 2 7 4। इसका मतलब डिपेंड किस पर करेगा? तो आपने कहा पहले वाले नंबर पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कितना डिपेंड करेगा देख लेते हैं आओ। तो मैंने कहा ये 31 है और ये एक बनेगा तो लगभग यहाँ पर आएगा 32, यानी 32 के बाद क्या आएगा उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है।
ऐसे ही मैंने कहा ये लगभग 5 है, ये लगभग कितना है 5 है, और ये कितना है 5 और 7 आपने कहा 12, 12 और 2 कितना है, तो आपने कहा 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा 32 में से अगर 14 घटा रहा हूँ, 32 में से 14 या लगभग 15 घटा रहा हूँ, तो आप ये कहेंगे जो भी आंसर आएगा 17 के आसपास आएगा। 32 में से 14 घटाऊंगा कितना आएगा, 18 आएगा। आपने कहा 18 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि आंसर आएगा 17 और 18 के बीच में। आपने कहा एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को कंप्लीट जोड़कर नहीं करना है, अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना है। पहले क्वेश्चन एलिमिनेट करना है कि यूनिट डिजिट से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपने कहा यूनिट डिजिट से यहाँ पर आखिरी वाले अंक से मुझे ये समझ में आया कि 4 आएगा, क्योंकि इसमें ये प्लस वाले आंसर थे, ये माइनस वाले आंसर थे। तो मैंने कहा 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 2 ऑप्शन थे मेरे पास। इसके बाद मैंने कहा कि आखिरी 4 नंबर यहाँ सब में बराबर है, पहले दोनों अंक सेम है, मतलब दोनों अंक चेंज है, 19 और 17 ये दोनों चेंज है। तो मैंने कहा 19 17 का अप्रोक्स देखा तो 31 ये है, और 7 और 3 10, यानी कि 32 आ रहा है टोटल। मैंने कहा यहाँ कितना है, तो आपने कहा 4 7 11 और 2 13, एक यहाँ से हासिल आ जाएगी तो टोटल हो जाएगा 14.6। तो मैंने कहा 32 में से अगर मैं 14 घटा रहा हूँ तो 18, क्योंकि 0.6 यहाँ पर था, 18 से छोटे कम आंसर आएगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम 609 है, एक संख्या दी है 77, दूसरी संख्या बतानी है कितनी होगी। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है तो आप ये कहेंगे सर दूसरी संख्या जो भी होगी 11 का मल्टीपल होगी, बात खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होता है। तो अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, आंसर आ गया। बाकी आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो आपने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, एलसीएम कितना है, तो आपने कहा 609 है, मुझे बताना है कि एचसीएफ कितना है, 11 है। तो 11 से काट दिया 7 बार, 7 निम 63, नहीं 7 8 56 आ रहा है, 7 8 कितना आ रहा है, 7 7 49, ये तो 87 आ रहा है। इसका मतलब ये टेक्निकल ग्लिच है भाई, सवाल में टेक्निकल ग्लिच है, ध्यान रखना। सवाल जो है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, सवाल एकदम करेक्ट नहीं कह सकते, टेक्निकल है, ये सवाल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि एचसीएफ जो नंबर होता है, हमारा एचसीएफ जो नंबर होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो हमने कहा अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए। तो ये जो सवाल, ये जो वैल्यू रखी गई है ये रैंडम वैल्यू रखी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी गई। तो इस हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपने कहा 87 आंसर आ रहा है। 11 से काटेंगे 7 बार, 7 8 56, 7 7 49। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक धनराशि को अभय, बीना और चंदन में और दिव्या, यानी 4 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं भाई? अभय, बीना, चंदन और दिव्या, 4 लोग हैं एबीसीडी के बीच में 5:2:3:5, 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक मिले, चंदन को दिव्या से, तो भाई साहब चंदन को दिव्या से, सॉरी यहाँ देखिए, चंदन को दिव्या से 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 500 के बराबर। तो बीना का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट, तो 1 का मान 500, 2 का मान 1000, 1 का मान 500, 2 का मान 1000। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। ये कह रहा है गेहूं की कीमत में 25/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, यानी 135 रुपए थे उसके पास खर्चा करने के लिए। इसका मतलब उसका खर्च बराबर था। अगर उसके पास 135 रुपए थे खर्चा करने के लिए, यानी खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो था वो इक्वल था, समान था, बराबर था। और जब एक्सपेंडिचर इक्वल होता है तो प्राइस का रेसिप्रोकल हो जाता है कंजप्शन, यानी कि मूल्य का उल्टा खपत हो जाती है। मूल्य की उल्टी क्या हो जाती है, खपत। तो मूल्य 25/4% कम हो गया, तो 25/4% का मतलब होता है आपने कहा 1/16, यानी कि प्राइस प्राइस मेरे भाई 16 से 1 कम हो के 15 हो गया। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर जो हो, सॉरी कंजप्शन, यानी उसकी जो खपत होगी वो 15 से कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो अगर 15 से 16 हो रही है तो भाई कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट, जबकि यहाँ कितना है, 1 किलो। तो 1 का मान अगर 1 किलो है तो आपसे पूछा गया मूल दर कितनी है, तो मैंने कहा मूल बिक्री कितनी होगी, तो आपने कहा 15 किलो खरीद रहा होगा पहले, यानी कि वो 135 रुपए में 15 किलो खरीद रहा होगा भाई साहब, 135 में 15 रुपए किलो। तो मैंने कहा 1 किलो का दाम होगा 135/15, यानी कि 9 रुपए प्रति किलो।
क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्या एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया? तो इस सवाल को करने के लिए बहुत सिंपल सी एक हमारे पास लॉजिक है। आप ये कहेंगे, एक तरफ लिखते हैं रुपए, एक तरफ लिखते हैं आर्टिकल। हम लिखते हैं 10 में 6 खरीदे और 6 में 4 बेच दिए। तो हम सिंपल ये कहेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, करेंगे क्या? हम कहेंगे वस्तु का सीपी आएगा 40, वस्तु का एसपी आएगा 36। यानी कि 40 रुपए में वस्तु खरीदी और 36 रुपए में बेच दी। तो आपने कहा सर 4 का लॉस हो रहा है, कितने पर? 40 पर। यानी 1/10 का लॉस हो रहा है। 1/10 को हम परसेंटेज में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर 10% कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 10% की उसे हानि हो रही है। क्या हो रही है? उसे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8 की बात करेंगे। अरे 8 नंबर सवाल कह रहा है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी? यानी किस्त बतानी है आपको, किस्त वाला सवाल है, वो भी साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज की किस्त वाले सवाल थोड़े से टेढ़े होते हैं, उसको करने का एक मेथड होता है, वो मेथड आपको पता होना चाहिए। मैं अगर कहूं कि 12% का मेरे पास रेट है, 12% का रेट है, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं 12% की रेट की बात करूं तो 100 रुपए की राशि पर 12 रुपए का ब्याज मिलेगा, 112 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 112 हो जाएगी। फिर इस 112 को हम कुछ किस्त के रूप में दे देंगे और फिर जो पैसा बचेगा उस पर फिर से 12% ब्याज लगेगा। तो हम करते क्या है, हम ये कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि माना किस्त 100 रुपए की है। माना किस्त कितनी है? 100 रुपए की किस्त है। तो मुझे सिंपल ये बताइए, हम किस्त बनाते क्यों? हम किस्त इसलिए बनाते हैं भाई ताकि हम कुछ पैसा बचा सके। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कहीं 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए किसी से लिए और मैंने किस्त बना ली 300 रुपए की, तो आप ये कहेंगे सिंपल सा है सर, 1000 रुपए थे, पहले 1000 रुपए पे ब्याज लगी होगी, पहले जो भी वर्ष होगा चाहे महीना होगा, तो पहले पूरा 1000 रुपए ब्याज लगी होगी, फिर आपने 300 रुपए दे दिए होंगे, फिर 700 ब्याज लगी होगी, फिर 700 में से फिर 300 दे दिए होंगे, फिर बचे हुए पैसों में ब्याज लगी होगी। क्योंकि साधारण ब्याज में तो ब्याज किस पर लगती है? प्रिंसिपल पे लगती है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि पहले मैंने 100 रुपए किस्त दी, तो इसका मतलब 1 साल बाद मैंने 100 रुपए की राशि पर, 100 रुपए की राशि पर अगले 2 साल के लिए ब्याज बचा लिया। क्या कर लिया? ब्याज बचा लिया। बात समझ में आ गई? फिर मैंने कितने दिए? तो आपने कहा फिर मैंने 12 रुपए ज्यादा दिए होंगे, 112। फिर मैंने 12 रुपए ज्यादा दिए होंगे, 124। तो टोटल कितने रुपए अदा किए? तो मैंने कहा 4 और 2 6, 2 और 1 3, और ये 336 रुपए अदा किए। कितने रुपए अदा किए? तो मैंने 336 रुपए अदा किए। जबकि दे कितना था? 1260 रुपए। जबकि दे कितना था? 1200। 336 की वैल्यू 1260 थी। तो आपसे पूछा गया कि प्रत्येक किस्त कितनी है, तो यानी 100 का मान बताना है। तो हम ये कहेंगे 1260 गुणे 100 बटे में कितना आएगा? 336। तो हम ये 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 36, 6 दूनी 12, 1 0, 7, 7 से कटेगा ना 8 बार, और 7 से कट जाएगा 30 बार। तो आप ये कहेंगे ये आएगा 3000/8। तो 8 से भाग कर लेते हैं, 8 या 24, 8 7 56, 8 पंजे 40। यानी आपकी प्रत्येक किस्त हो जाएगी 375 रुपए की। प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी? 375 रुपए की टोटल किस्त हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपको कुछ नहीं करना होता है, एक किस्त मानिए और किस्त में आप कहेंगे पहली 100 की है, तो अगली बार 12 के ब्याज के बाद 112, फिर 12 के ब्याज के बाद 124 हो जाएगी। टोटल 336 रुपए अदा करने पड़ेंगे। 336 रुपए अदा करने का मतलब 1260 का मान है, तो 100 की वैल्यू निकाल ली आपने, कितना आ गया? 375। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है वो 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो विवेक कितने महीनों बाद व्यवसाय से जुड़ा? ये पूछा गया, टाइम पूछा गया। मुझे पता है कि कोई वस्तु कितना निवेश कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है और कितने समय के लिए कर रहा है, दोनों को गुणा करने पर प्रॉफिट आता है। यानी इन्वेस्ट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। इन्वेस्ट इंटू टाइम बराबर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो मैंने कहा इन्वेस्ट का रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो के बेस पर आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा 3 0 से 3 0 काटते, 19 या 57, 19 चौके 76। यानी मनन अगर 4 लगाएगा तो विवेक कितना लगा रहा है? 3 लगा रहा है। मैंने कहा टाइम की बात नहीं की गई, लेकिन ये किया गया है कि मनन पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया, तो विवेक कितने समय के लिए पैसा लगा रहा है?
ताकि प्रॉफिट का रेशियो 2 और 1 हो जाए। आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई बात है, क्लियर है कि नहीं? चलो, तो मैंने कहा 12 का 4 में गुणा करूंगा तो 48 आना चाहिए, यानी 2 का मान कितने के बराबर है? 48। तो 1 का मान कितने के बराबर होगा? 24 के। 2 की वैल्यू 48 के बराबर, क्योंकि 12 चौक 48 आना चाहिए। 2 की वैल्यू 48 है तो 1 का मान 24 है, यानी कि यहाँ पर 24 आया होगा। तो मुझे बताओ 3 में गुणा x का गुणा किया 24 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 3 8 24 8 होगी। यानी कि विवेक ने जो है वो 8 महीनों के लिए व्यवसाय किया। लेकिन पूछा क्या गया, विवेक कितने महीने बाद जुड़ा? तो आपने कहा पूरे 12 महीने होते हैं साल में, अगर इसने 8 महीने में व्यवसाय किया तो आप कहेंगे ये 4 महीने बाद जुड़ा। कितने महीने बाद जुड़ा? आप कहेंगे सर 4 महीने बाद जुड़ा। क्लियर बात समझ में आई होगी? चलिए सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। सवाल नंबर 10 कह रहा है मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी में 97 रन बनाने से 3 औसत बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा? मैंने सिंपल कहा, देखिए ध्यान से मेरे भाई। आप कहेंगे सर कि उसने 97 रन बनाए, जिससे हुआ क्या कि पिछली 16 पारियों का एवरेज 3-3 बढ़ गया, यानी कि पिछले 16 पारियों के 48 रन इसने एक्स्ट्रा बना दिए। तो अगर मैं 97 से 48 रन एक्स्ट्रा निकाल दूं तो आप कहेंगे 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 9। और कितना बचा भैया? तो आपने कहा 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49। अगर 49 बच रहा है इसका मतलब 49 ही एवरेज है। 49 बच रहा है इसका मतलब 49 ही एवरेज है। बात क्लियर समझ में आ गई भाई? जो उसने इन 16 पारियों में बांट दिया, देखो एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना, यही तो होता है, सभी में बराबर बराबर डिवाइडेशन। तो मैंने कहा कि अगर सभी का एवरेज जो भी हुआ हो, अगर सब में 17वीं पारी ने पिछले 16 पारियों को 3-3 दे दिया, तो उन 3-3 को कितना दे दिया? 48 दे दिया, यानी कि उसके पास बता कितना? 49। इसका मतलब बाकी सबके पास भी 49 हो गया होगा, तभी तो इसके पास 49 बचा, यानी एवरेज कितना होगा? 49 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उसके साथ जुड़ जाए गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये कहा गया कि 30 लोग किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने से 6 दिन बाद 15 और आदमी जुड़ गए। तो मुझे ये बताओ कि 30 आदमियों ने 16 दिन के काम में से कितने दिन का काम कर लिया? 6 का। तो बचा कितने दिन का काम? इनके 10 दिन का काम बचा। अगर 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, उन्होंने 6 दिन का काम खत्म कर दिया, तो उनके 10 दिन का काम बचा। अब 30 आदमियों के 10 दिन का काम कितने लोग करेंगे? तो आपने कहा 30 पहले थे, 15 और आ गए, तो अब इस काम को 45 लोग करेंगे। ये पूछा गया कितने दिन में? मैंने कहा 15 × 15 दूनी 30, तो x का मान आया 20/3 दिन। अब जो काम होगा वो 20/3 दिन में हो जाएगा। आपने कहा कौन सा ऑप्शन है? तो मैंने कहा भाई बी ऑप्शन चमक रहा है। क्लियर बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कह रहा 9 12 15 18 से 87 के बीच कितने पद है? टोटल ये कितने टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं, कितने टर्म्स है? तो मैंने बताया था कि कभी भी लास्ट टर्म की बात करते हैं तो लास्ट टर्म होता है फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि डिफरेंस। तो हमने कहा लास्ट टर्म दे रखा है 87, पहला टर्म 9 है, एन मुझसे पूछा गया डिफरेंस कितने का, तो आपने कहा 3 का। तो 87 में से 9 गया 78, और 78 में 3 से भाग करेंगे तो n-1 की वैल्यू आएगी 26 के बराबर। तो n का मान आएगा 26 और 1 27। तो आपने कहा कौन सा आंसर है? तो मैंने कहा सी ऑप्शन चमक रहा भाई, बड़े प्यार से लगा देंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा दो वर्गों के परिमाप 52 और 20 सेंटीमीटर है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। सबसे पहले एरिया की बात की जाएगी। एरिया हमने कहा कि अगर मैं बात करता हूं परिमाप, तो आपने कहा अगर परिमाप 52 है तो किसी भी वर्ग का, किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी साइड होगी 13 और इसकी साइड होगी 5। तो अगर इनके जो बात कर रहा है किसकी? एरिया की, तो एरिया का अंतर के बराबर है इनके एरिया के, तो मैं ये कहूंगा कि ये जाहिर सी बात है ट्रिपलेट बनाएगा, 13 5 और 8 का ट्रिपलेट बनाएगा।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो तीसरा है उसका पेरीमीटर 8 चौक 32 होगा। अब कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, तो मैं दोबारा बताता हूँ, देखेंगे ध्यान से। हमसे कह रहा है कि अगर एक की साइड 13 है और दूसरे की साइड 5 है, तो उनका एरिया निकालेंगे। किसी की भी वर्ग का एरिया 13 का स्क्वायर आएगा और इसका भी 13 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब जो नया है, जो नया आपका क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, उसका एरिया कितना होगा? तो आपने कहा सर उसका एरिया होगा 144। नहीं, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया, ये 8 नहीं 12 आएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो मैंने कहा ये किसका स्क्वायर है? तो आपने कहा एरिया होता है, और किसी वर्ग का एरिया उसकी भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा आ गई 12। तो अगर भुजा 12 आ गई तो आप ये कहेंगे सर सिंपल सा है कि उसका पेरीमीटर बताना है, परिमाप। तो मैंने कहा पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 गुणे 12 कितना आंसर आ जाएगा? 48। क्लियर बात समझ में आई होगी? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली हम इसे ट्रिपलेट के आधार पर कर सकते हैं। हमें पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब आप जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये उसी पर आधारित सवाल था। हमने कहा 5 12 13 का अगर ट्रिपलेट बनना है तो 12 चौक 48 मेरा आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई बतानी। तो मैंने कहा कि अगर आदमी पुल को पार कर रहा है 15 मिनट में तो क्या ही दिक्कत है? 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे। कितना मतलब होता है? 1/4 घंटे। तो मैंने कहा दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। हमने कहा 9 गुणे 1/4, यानी कि 9/4 डिस्टेंस आएगी किलोमीटर। और जब मीटर में करना है तो उसे गुणा कर लो भाई 1000 से। तो हमने कहा 200 कट गया 250, 4 से कट गया 250 और 25 निम्मा 225। तो आपने कहा 2250 मीटर का कुल मिलाकर पुल की लंबाई होगी। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा सर सी ऑप्शन। चलो हवेली पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 नंबर सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। ये क्या भाई? डेटा तालिका यानी डाटा टेबल यानी डीआई का सवाल है। टोटल 15 से 19 तक, 15 16 17 18 19, 5 सवाल है भाई डीआई के। देख रहे हो, एक डीआई पर 5 सवाल। ये रहा 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दे रखी है यहाँ पर। अब सवाल कैसे हैं तो देखते हैं। पहला सवाल, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो जनवरी से अप्रैल तक एस में, मैंने कहा भाई एस कहाँ है? ये है। जनवरी कहाँ है? तो आपने कहा जनवरी ये है, अप्रैल ये है। तो जनवरी 85, अप्रैल कितनी है? 140। भाई इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा जनवरी 85 है और अप्रैल कितना है? 140। तो कितने की वृद्धि दिख रही है भाई आपको? तो आप कहेंगे सर ये वृद्धि दिख रही है मुझे 55 की। कितने से? 85 से। तो 5 से काटूंगा 11/17 आएगा, और परसेंटेज के लिए 100 लगाऊंगा। तो आप कहेंगे सर 1100/17 आएगा। तो मैं भाग करूंगा 17 छिक्के 102, और कितना? 17 चौक 68, यानी 64 के पास आंसर आ रहा है। आपने कहा एक ही ऑप्शन है सर 64 के पास, बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? आपने कहा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हुए हैं। तो आपको ये बताना माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो मैंने कहा कौन कौन से महीने? मार्च अप्रैल और मई, 3 महीने हैं टी में। तो मैंने कहा भाई टी में 3 महीने देख लेते हैं। तो टी में 3 महीने हैं ये, मार्च अप्रैल और मई। तो ये टोटल कितना है? तो आपने कहा 165 165 330 और 120 कितना आ गया? 450। कितना है भाई? ये 450 है। तो आपने कहा 450 का कितना बताना है? 450 का 32% बताना है। तो आप दिखाने के 450 का 32% परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। 0 से 0, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काट दिया 16, 16 निम्मा 144। तो आप सीधा कहेंगे सर जो भी आंसर है वो ए फॉर एप्पल ही कह दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या बतानी। फरवरी में पीएसटी, आओ देखो भाई क्या कह रहा फरवरी का। हमने कहा फरवरी में, फरवरी कौन सा? दूसरा वाला। कौन कौन से? पी, एस और टी। तो मैंने कहा कि 110 90 200, 200 और 155 कितना हो गया? तो आपने कहा 355 हो गया। औसत के लिए 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, कितना बच गया? तो ये बचेगा लगभग 118 बार जाएगा। 118 सही, 0.33 आएगा।
118.33, ठीक है। मैंने कहा पी का था 155, एस का था कितना 110 और टी का कितना था 90। औसत का मतलब 3 से भाग करेंगे तो ये आ रहा था हमारा कुल मिलाकर 355/3, यानी लगभग आंसर है 118। तो लगभग भी पूछा था इसने, अप्रोक्स ही पूछा है, तो अप्रोक्स में आंसर है 118। क्लियर, बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। यानी मार्च में पी और आर का और अप्रैल में पी और आर का रेशियो बताना है आपको। मैंने कहा भाई आओ देखते हैं क्या कह रहा है। मार्च कौन सा ये, और पी और आर 180 और 115 हो गया, टोटल 295, ठीक है। और एक मिनट, मैं सवाल फिर से भूल गया भाई, देखूंगा दोबारा क्या कह रहा है। मार्च में पी और अप्रैल में पी और आर, अप्रैल में पी और आर। अपने का अप्रैल कौन सा भाई, अप्रैल में पी कितना है 160, आर कितना 240, तो टोटल कितना हो गया? तो आपने कहा भाई हो गया 400। तो इनका अनुपात देखना है। 5 से काट लेते हैं, 5 ने 45, सॉरी 55 25, 5 ने 45, 5 अट्ठे 40, तो 59/80 आ रहा है। कितना आ रहा है? 59/80 आ रहा है। 59/80 आपने का डी ऑप्शन, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले चले गए भाई, ठीक है। बाकी कोई नहीं, हमने कहा मार्च का कितना आ रहा है, मार्च का आ रहा है 295। आपने कहा अप्रैल का कितना आ रहा है भाई, अप्रैल का आ रहा है 400। दोनों का रेशियो निकाला तो 59/80 आंसर आता है। चलिए एक आखिरी क्लास, आज की क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी की द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो जनवरी और मई में क्यू को देखते हैं हम, जनवरी और मई में क्यू क्या कर रहा है। तो हमने कहा भाई जनवरी और मई, जनवरी और मई, तो जनवरी और मई, जनवरी ये है और मई ये है। क्यू कर रहा है 80 और 120 यानी 200। कितना है? 200, ठीक है। और क्या कह रहा था भाई, और कह रहा है कि समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए, आर द्वारा समान महीनों में आर, आर कितने कर रहा है? तो 155 और 130 यानी 285। तो हमने कहा जनवरी और मई में है 200, ठीक है। और जनवरी मई में क्यू द्वारा है 200, सॉरी क्यू का है 200 और आर का है 285। यही था ना 285 के बीच अंतर कितने का? तो आपने कहा 85 का अंतर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने टोटल आपके 18 फरवरी 2024 के कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कराए मैथ्स वाले। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए हो तो कमेंट करिएगा बेहतरीन सी, और अपनी राय भी दे सकते हैं कि हम कुछ और क्या बेहतर कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।